आई हो आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में अपने अपने पार्टनरशिप एक्ट की यूनिट 2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर लिया था। अब देखिए देखते हैं अपना नेक्स्ट वो सेक्शन क्वेश्चन नंबर 8। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 8 किस बारे में बात कर रहा है, ठीक। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर क्या है, डिस्कस द लाइबिलिटी। हमें लाइबिलिटी डिस्कस करनी है, किसकी? लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर, यानी कि हमें पार्टनर की लाइबिलिटी डिस्कस करनी है। कौन सी लाइबिलिटी? फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म की, यानी कि जो फर्म का एक्ट है उसके लिए पार्टनर की क्या लाइबिलिटी होती है हमें वो बताना है। एंड माने कि साथ में ये चीज, ये हाफ क्वेश्चन है, इसके आगे का भी क्वेश्चन। एंड द लाइबिलिटी ऑफ फर्म की, लाइबिलिटी फर्म की भी बतानी है पार्टनर्स के एक्ट के लिए। मतलब बेसिकली फर्म के एक्ट के लिए पार्टनर की लाइबिलिटी एंड पार्टनर के एक्ट के लिए फर्म की क्या लाइबिलिटी होंगी, हमें उस पर रोशनी डालनी है, ठीक। चलिए सबसे पहले देखते हैं लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म। सेक्शन नंबर 25 के अंदर इसके बारे में बताया गया है कि एक फर्म की एक्ट के लिए, यानी कि जो पार्टनरशिप फर्म है, फर्म क्या है? फर्म कुछ नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टनर है। कि फर्म की के एक्ट के लिए पार्टनर्स की क्या लाइबिलिटी होती है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। एवरी पार्टनर इज लाइबल, हर एक पार्टनर लाइबल है ज्वाइंटली विद ऑल अदर पार्टनर। हर एक पार्टनर ज्वाइंटली भी लाइबल है बचे हुए बाकी पार्टनर के साथ। एंड सेवरली, सेवरली क्यों बोला? क्योंकि सेवरल लाइबिलिटी भी होती है। म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट ये होता है क्योंकि पार्टनरशिप फर्म है, एक पार्टनर खुद का प्रिंसिपल होता है, बचे हुए पार्टनर का एजेंट होता है, इसलिए वो बचे हो के लिए भी लाइबल हो जाता है। इसलिए कह रहा है कि हर एक पार्टनर की सेवरली लाइबल होती है, पूरे पूरे अमाउंट के लिए लाइबिलिटी होती है, ठीक। चलिए अब देखते हैं आगे, ठीक। द पार्टनर आर जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्ड पार्टी, टू थर्ड पार्टी फॉर वन, सॉरी टू थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन है? आउटसाइडर, मतलब डेप्टर के क्रिएटर कुछ भी हो सकते हैं, ठीक। उसके बाद दिस इज बिकॉज ऑफ ऑल द एक्ट्स डन विद इन द स्कोप ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द एक्ट टूवर्ड्स द बिजनेस ऑफ द फर्म। जिसकी अथॉरिटी होगी या फिर जिसके स्कोप, देखो यार दो चीज है। कब होगा? जो भी फर्म के एक्ट होंगे वो फर्म की अथॉरिटी, फर्म के स्कोप के भी दिन होंगे और उसके अथोराइज होंगे। समझिए ऐसे क्यों बोल रहा है। मानिए किसी पार्टनर ने कोई ऐसा एक्ट करा जो फर्म की अथॉरिटी के अगेंस्ट है, मतलब फर्म की अथॉरिटी के अंदर वो नहीं था या वो ऑथराइज नहीं था वो काम करने के लिए, और इमरजेंसी का केस भी नहीं है, फिर भी उसने वो काम करा। उस केस में वो पार्टनर दूसरे पार्टनर को बाइंड नहीं कर पाएगा और उसकी लाइबिलिटी नहीं आ पाएगी। बेसिकली इतना सा कॉन्सेप्ट है। एक्ट ऑफ द फर्म के बारे में थोड़ा और ये डिटेल में बता रहे हैं। क्या? द एक्सप्रेशन एक्ट ऑफ द फर्म कनेक्ट कैन नॉट एनी एक्ट और omission by the partner or by any partner or agent of the firm which gives a rise to the right enforceable by the against the firm again in order to bring a case under the section number 25। मतलब अगर किसी भी एक्ट को, हम हर एक्ट को नहीं कह सकते कि पार्टनर का करा हुआ हर एक्ट फर्म को बाइंड कर देगा, या फिर कहे तो फर्म का करा हुआ एक एक्ट पार्टनर को बाइंड करेगा, यानी कि दूसरे पार्टनर करा हुआ एक्ट किसी एक पार्टनर को बाइंड करेगा। हम हर केस में नहीं कह सकते। वो तभी होगा जब वो एक्ट फर्म के लिए नेसेसरी होगा, यानी कि फर्म के लिए ऑपरेशन में होगा, और ऑथराइज बंदे ने करा होगा। बेसिकली यहाँ दो एलिमेंट देखते हैं, तो नेसेसरी और एनफोर्सेबल होना चाहिए उस अगेंस्ट पार्टी की, ठीक है ना। एनफोर्सेबल होना चाहिए मतलब कहीं ना कहीं उसमें ऑथोरिटी का ही एलिमेंट आ जाता है, ठीक। तो बेसिकली पहला ये था। अब बताइए एक पार्टनर फर्म के लिए कब लाइबल होगा? कब लाइबल होगा? जनरली लाइबल होगा। क्यों जनरली हो रहा है? क्योंकि सेवरली भी लाइबिलिटी होती है हर एक पार्टनर की। उसके बाद एक्ट ऑफ द फर्म का मतलब यहाँ ये है कि जो बिजनेस एक्ट करे गए हैं, यहाँ पर्सनल एक्ट नहीं आएंगे। मतलब जो फर्म से रिलेटेड बिजनेस एक्ट हुए हैं सिर्फ वही इन्फोर्सेबल होंगे दूसरे बंदे के थ्रू, या फिर कहे तो दूसरे फर्म के थ्रू, फर्म के अगेंस्ट या फिर दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट, ठीक। तो बेसिकली आपको ये दो चीज ध्यान रखनी है। अब देखिए सेक्शन दूसरा, लाइबिलिटी ऑफ रॉन्ग डूइंग ऑफ द पार्टनर फॉर मिस एप्लीकेशन ऑफ पार्टनर, या फिर जैसे मिस एप्लीकेशन भी कहते हैं। समझिए पहला हमने पढ़ लिया कि पार्टनर कब लाइबल होगा, पार्टनर फर्म के एक्ट पर कब लाइबल होगा, ये हम पढ़ चुके हैं सेक्शन नंबर 25। 26 एंड 27 बेसिकली बात करता है कि पार्टनर के एक्ट पर फर्म लाइबल कब होगी। यहाँ पे दो कंडीशन है। एक तो है, मान लीजिए जो उस पार्टनर ने करा, देखिए समझिए, वेयर बाय द रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ अ पार्टनर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब ऑर्डिनरी कोर्स होना चाहिए, ऑर्डिनरी कोर्स माने बिजनेस के पर्पस होना चाहिए, पर्सनल पर्पस नहीं चलेगा। और विद द अथॉरिटी ऑफ पार्टनर, अथॉरिटी भी होनी चाहिए। तो उस केस में मान लीजिए एक पार्टनर के पास अथॉरिटी भी थी और उसने कोई ट्रांजेक्शन बिजनेस पर्पस से करी, और उस ट्रांजेक्शन में कोई फ्रॉड हुआ या कुछ भी हुआ या कोई भी ऐसा केस हुआ जो जिस केस में
थर्ड पार्टी को लॉस हुआ, यानी कि थर्ड पार्टी को लॉस हुआ, थर्ड पार्टी को इंजरी हुई, उस केस में थर्ड पार्टी के पास अधिकार है कि वो पार्टनर के एक्ट के लिए फर्म को लायबल कर सकती है। फर्म को लायबल करने का मतलब ये है कि वो किसी और पार्टनर को भी सेम एक्सटेंट पे लायबल कर पाएगी, क्योंकि फर्म इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ पार्टनर, ये मैं आपको पहले ही बता चुका। ठीक, बेसिकली यही इसके अंदर कवर होता है, आप पढ़ लेने से इजीली, कोई इसमें लोड नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल इजी है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। देखिए समझिए, स्टेट द लीगल कंसिक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन, किस इन केस में लीगली क्या बताया गया है हमारी पार्टनरशिप के अंदर, आपको वो डिटेल इसमें छापनी है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के केस में क्या होता है, इंसॉल्वेंसी के केस में क्या होता है, आरटीबी का क्वेश्चन है ये। इन केस ऑफ पार्टनर, जब पार्टनर रिटायर होगा तब क्या चीजें होंगी, और जब पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा तब क्या चीजें होंगी, उसके लीगली चीज हमें बतानी है। ठीक है ना, देख लीजिए रिटायरमेंट के बाद, देख लीजिए रिटायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। अब पार्टनर में रिटायर, पार्टनर रिटायर कैसे हो सकता है, इसके अंदर 3 केस आएंगे। जब दूसरे पार्टनर चाह रहे हैं कि वो रिटायर हो जाए, या फिर उनके एग्रीमेंट में ही लिखा था कि जब एडमिशन होता जब भी लिखा था कि जैसे एक मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब एग्रीमेंट में पार्टनरशिप में आया था कोई बंदा, उसने कहा था कि जैसे ही मैं अपने 60 प्लस की एज करूंगा तो मैं अपने आप सो मोटर रिटायर हो जाऊंगा, उसने अपने एग्रीमेंट के अंदर ये चीज लिख दी थी। तो उस केस में क्या पार्टनर्स को कहने की जरूरत है कि आप रिटायर हो जाइए? नहीं, वो खुद ही हो जाएगा, क्योंकि एग्रीमेंट में जो चीज लिखी होती है वो इन्फोर्सेबल होती है पार्टनर्स को। एंड लास्ट, जब वो जो बंदा जिसकी एज हो चुकी, एक रिटायरमेंट एज हो चुकी है, वो खुद से चाह रहा है कि मैं रिटायर हो जाऊं, तो वो खुद से दूसरे पार्टनर के पास जा रहा है। पहले ए और सी केस में क्या फर्क है, एक केस में बचे हुए पार्टनर जा रहे थे उस बंदे के पास कि आप रिटायर होइए, और सी केस में वो बंदा खुद बचे हुए पार्टनर के पास नोटिस लेकर आ रहा है कि हाँ आप मुझे रिटायर करिए। ठीक, तो बेसिकली इतना है रिटायरमेंट कब होता है। अब देखिए, रिटायरिंग पार्टनर में बी डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटी और टू थर्ड पार्टी। क्या रिटायरिंग, देखिए समझिए, जब पार्टनर का रिटायर होता है, मैंने आपको बताया ये मान ली टाइम लाइन है, यहाँ बंदा रिटायर हुआ और यहाँ उसने पब्लिक नोटिस दिया, तो जिस दिन पब्लिक नोटिस देता है उसके बाद की ट्रांजेक्शन के लिए लाइबल नहीं होता, उससे पहले की ट्रांजेक्शन के लिए लाइबल होता है। बेसिकली आपको इतना पता होना चाहिए। लेकिन अगर वो डिस्चार्ज होना चाहे तो हो पाएगा, कुछ चीजें अगर फॉलो कर देगा तो। एक रिटायरिंग पार्टनर, जैसे हमने पढ़ा था कि एक एडमिशन में जब जब एक इनकमिंग पार्टनर होता है तो वो चाहे तो अपने एडमिशन की पहले ही किसी ट्रांजेक्शन के लिए खुद लाइबल बन सकता है। उस तरीके से वो इसमें भी डाला गया है प्रोविजन रिटायरमेंट के अंदर भी, कि अगर कोई पार्टनर चाहे तो वो खुद के रिटायरमेंट की डेट से पहले ही किसी ट्रांजेक्शन के लिए डिस्चार्ज हो सकता है। लेकिन इसे डिस्चार्ज करने का अधिकार किसके पास है वो हम पढ़ेंगे। बेसिकली इसे डिस्चार्ज करने का अधिकार उसके पास है जिसकी वो लाइबिलिटी है। यानी कि मान लीजिए मेरी किसी के ऊपर किसी पार्टनरशिप फर्म में लाइबिलिटी है, तो उस पार्टनरशिप फर्म के किसी भी रिटायरिंग पार्टनर को उस ट्रांजेक्शन से डिस्चार्ज करने का अधिकार सिर्फ मेरे पास है। मैं क्या करता हूँ, उस पार्टनर को जा पार्टनर जा जी ले अपनी जिंदगी, तो वो पार्टनर डिस्चार्ज होगा, वरना नहीं हो पाएगा। बेसिकली जिसकी लाइबिलिटी है वही आपको डिस्चार्ज करवा सकता है, यानी जिसका पैसा है वही आपको डिस्चार्ज करा सकता है। कौन सा एक्ट, रिटायरमेंट से पहले के, या फिर और डीप में जाऊं तो पब्लिक नोटिस देने से पहले के। थर्ड पार्टी, ठीक है, द पार्टनर रिकॉग्नाइज द रिकस्टिट्यूट द फर्म and such agreement may be implied by the course of dealing between the third party and the reconstitution firm after his acknowledgement of retirement। बेसिकली वही कह रहा है कि जब थर्ड पार्टी, जैसे देखिए अब समझिए रिकन्स्टिट्यूशन क्यों बोल रहा है। बेसिकली जब भी कोई बंदा जाता है या आता है या बंदे की डेथ होती है तो उस केस में इन्हें रिकन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है पार्टनरशिप फर्म को, अगर डीड के अंदर कुछ नहीं लिखा है तो रिकन्स्टिट्यूशन होने के बाद जो एसेट होते हैं और जो लाइबिलिटी होती है वो डिट्टो कॉपी पेस्ट हो जाती है। जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है वो रिकन्स्ट्रक्शन के बाद भी चलती हैं अगर फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ तो। ठीक, इसीलिए क्योंकि वो रिकन्स्ट्रक्शन के बाद भी चलेगी तो उसमें डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर कोई क्रेडिटर खुद से कह रहा है कि जो दोबारा से फर्म बनेगी उसके अंदर अब इसकी कोई लाइबिलिटी नहीं रहेगी आउटगोइंग पार्टनर की, तो उस केस में उसकी नहीं रह पाएगी, चाहे भले उसे ही वो ट्रांजेक्शन उस दिन हुई हो जिस दिन वो पार्टनर था। आई होप क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। Nothing will stand with the retirement of a partner from a firm. He and the partners continuing to be liable to the third party from the act done by any of them would we have been act for the firm if done before the retirement until public notice। बेसिकली वही कह रहा है कि जब भी कोई पार्टनर जाता है या किसी पार्टनर की डेथ होती है उस केस में जो पार्टनर गया है वो भी और जो पार्टनर उस बिजनेस को चला रहे हैं वे भी दोनों सेम एक्सटेंट तक लाइबल होते हैं, यानी कि दोनों की लाइबिलिटी होती है जब तक
जाया हुआ बंदा पब्लिक को बोलेगा नहीं कि मैं जा रहा हूं, तब तक उसकी लायबिलिटी से वो डिस्चार्ज नहीं होता। लेकिन डेथ ऑफ द पार्टनर केस में ये पब्लिक नोटिस वाला कॉन्सेप्ट नहीं आ पाता, क्योंकि बड़ा हुआ बंदा किसी को बोल नहीं सकता, किसी को कुछ लिख के नहीं दे सकता, पब्लिक नोटिस का सवाल ही नहीं आता। बेसिक इतना। और एक बात है कि देखिए, अगर कोई कुछ नोथिंग वाइज नोटिस अंडर सेक्शन ऑफ सब सेक्शन 3 यानी कहीं कुछ डेट बीट में नहीं लिखा, तो जब जैसी पार्टनर का डेथ हो रिटायरमेंट होता है तो वो भी एक रिकंस्टिट्यूशन का ऑब्जेक्ट बनता है, यानी कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन क्या बोला अनसाउंड माइंड, और एक बेसिस पढ़े थे हमने जिनके बेस पे जब फर्म होती है वो उसका रिकंस्टिट्यूशन होता ही है, पुरानी फर्म का डिसोल्यूशन होता ही है। बेसिकली इतनी सी बात है। द इंसॉल्वेंट पार्टनर कैन नॉट बी कंटिन्यू, ये भी हम पढ़ चुके हैं इंसॉल्वेंसी के बाद, ये ऊपर क्वेश्चन में करवा चुका है इंसॉल्वेंसी का, तो मैं इसे थोड़ा स्पीड में ले रहा हूँ। इंसॉल्वेंसी के बाद बेसिकली क्या होता है, जिस दिन से कोर्ट ने कहा, एक है एप्लीकेशन डेट, एक है कोर्ट की डेट, जिस दिन कोर्ट ने कहा कि आप इंसॉल्वेंट हो, बात खत्म हो गई, उस दिन आपको अपनी रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। रिटायरमेंट लेते ही आपको क्या होगा, क्यों ऐसा क्यों करना पड़ा, रिटायरमेंट क्यों लेनी पड़ेगी, क्योंकि जिस दिन कोर्ट किसी को इंसॉल्वेंट कहता है उस दिन के बाद किसी के पास कोई, मतलब किसी के पास भी कोई अधिकार नहीं होता कि वो उस बंदे को इन्फोर्स कर सके किसी भी लाइबिलिटी के लिए। अब आप लाइबिलिटी के लिए लायबल ही नहीं रहोगे तो आप पार्टनरशिप में किस तरीके के पार्टनर रह पाओगे, बेसिकली वो एक बात है। इसलिए कहा जाता है कि जिस दिन आपको वो कर दिया, इसने कोर्ट ने इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया, उस दिन से आप अब नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, उस दिन से आप अब अपनी पार्टनरशिप आपको छोड़नी पड़ेगी ना, सिंपल पार्टनरशिप फर्म। लेकिन एलएलपी में थोड़ा अलग है, तो जो आप मेरे एलएलपी का वन शॉट है उसको आपने देखा होगा तो आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक। ही विल सीजेस टू बी अ पार्टनर, सीजन मतलब छोड़ना, फ्रॉम द वेरी डेट मतलब सेम डेट ऑन विच द ऑर्डर, क्या एप्लीकेशन नहीं, ऑर्डर, ऑर्डर एजुकेशन इज मेड, जिस दिन कोर्ट ने ऑर्डर कह दिया कि कोर्ट ने कहा जाओ बालक जाओ जी लो अपनी जिंदगी, तुमको हमने डिस्चार्ज कर दिया। ठीक। तो जिस दिन कोर्ट ने कहा कि जाओ बालक जाओ, तुम आज से इंसॉल्वेंट हो, उस दिन से वो बालक किसी भी पार्टनरशिप, मतलब वो बंदा किसी भी पार्टनरशिप का पार्टनर नहीं रह सकता। थर्ड पॉइंट, द स्टेट ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर इज नॉट लाइबल। क्यों, अच्छा उसकी स्टेट लाइबल क्यों नहीं हो रही, ये भी एक बात है। क्योंकि उसकी लाइबिलिटी तो इसलिए नहीं क्योंकि उसके एसेट लाइबल नहीं है, उसकी स्टेट लाइबल क्यों नहीं, क्योंकि जब भी कोई बंदा को कोर्ट इंसॉल्वेंट करता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सरकार के पास चली जाती है, सरकार अपने कब्जे में लेती है। कैसे, जब विजय माल्या गए थे यहाँ से इंडिया से जो भी गड़बड़ घोटाला करके गए थे, उसके बाद क्या होता है, कोर्ट ने उन्हें इंसॉल्वेंट कर दिया एंड उनकी सारी एसेट कब्जा ली। तो जो भी आप देखोगे इंडिया के अंदर उनकी एसेट जो है उनको अब सरकार धीरे धीरे कब्जा चुकी है, फॉरेन एसेट को भी कब्जा रही है, लेकिन यह है कि फॉरेन के प्रोसीजर में टाइम लगता है। तो यही आपको थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। या फर्म इज आल्सो नॉट लायबल फॉर द एक्ट, अब एक बात बताइए, जब इंसॉल्वेंट पार्टनर फर्म के एक्ट के लिए लायबल नहीं तो फर्म भी नहीं होगी, फर्म भी इंसॉल्वेंट बात है, बेसिक से बात है। ऑर्डिनरी बट नॉट इनविजिबली इनवेरिएबली इनविजिबल द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर रिजल्ट टू डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये तो हम पढ़ चुके कई बार, ये फिर एग्रीमेंट भैया काटो इसको, काटो काटो, पढ़ चुके हम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, पार्टनर्स, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये एमटीबी में भी था, आरटीपी में भी था और शायद एक दो बार पीवाईक्यू के अंदर है, देख लेते हैं। पार्टनरशिप indeed virtually embeds the characteristic of both अ प्रिंसिपल एंड एजेंट, मतलब म्यूचुअल एजेंसी, अमेरिकन इंग्लिश में ये बोल रहा है कि म्यूचुअल एजेंसी के बारे में क्या बता सकते हो, वो बता दो और छुट्टी करो। डिस्कस द स्टेटमेंट कीपिंग इन द व्यू द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। वाह, अब ये सोचो, पार्टनरशिप इंडीड वर्चुअली इंप्रेसेस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, क्या क्या बोल दिया, कुछ नहीं, सिर्फ म्यूचुअल एजेंसी बोला है। इसको आराम से पढ़िए, सब प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी वाला ही है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी पेस्ट है जो हमने लिखा देखा था वहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी वाले में। ठीक। तो ये मैं समझ रहा हूँ कि आप इसे पढ़ लेंगे इजीली, इसमें कोई लोड नहीं है, हम ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। स्टेट द मोड्स, मोड्स बताने, किस चीज के मोड्स बताने हैं वो देखते हैं। बाय विच अ पार्टनर में ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट, हिज मतलब खुद का इंटरेस्ट इन अ फर्म इन फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन अंडर द पार्टनरशिप एक्ट, मतलब किन किन तरीकों से कोई एक बंदा एक पार्टनरशिप का पार्टनर किसी बाहरी पार्टनर को, किसी बाहरी बंदे को अपना इंटरेस्ट बेच सकता है, क्या बेच सकता है, हाँ बेच सकता है। तो आपको बताना है कि किस तरीके से बेचेगा, और जो उसे खरीद देगा, ट्रांसफरी मतलब हु एक्सेप्ट, जो उसे खरीद देगा राइट्स को,
उसके पास क्या क्या अधिकार होंगे, बेसिकली ये बताना है आपको। देखते हैं सेक्शन नंबर 29 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड्स दैट, ये प्रोविजन आपको ऐसे लिखना है, अ शेयर इन अ पार्टनरशिप फर्म इज ट्रांसफरेबल लाइक एनी अदर प्रॉपर्टी, जैसे किसी और प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं ऐसे पार्टनरशिप के शेयर को भी। But as the partnership relationship is based on a mutual confidence, the assignee of the partner interest by sale, mortgage और otherwise cannot। देखो, क्योंकि ये जो म्यूचुअल एजेंसी भी है, इसके साथ साथ ये भी कहेंगे कि पार्टनरशिप में म्यूचुअली कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है। एक ऐसी चीज जो पार्टनरशिप फर्म के लिए जानकारी है इंपॉर्टेंट, क्या वो बाहरी लोगों के साथ हम शेयर कर देंगे? नहीं करेंगे ना। आप कह रहे हो कि आप बाहरी को अपना अधिकार दे रहे हो, मतलब ये पार्टनरशिप फर्म है, इसके बाहर के किसी बंदे को आप अपना साइट भेज दोगे, राइट भेज दोगे, अगर आपने उसे इसकी जगह बैठा दिया, इस जगह बैठा दिया, तो वो तो फिर आपकी सारी कॉन्फिडेंशियल चीज हो सकता है वो आपके कंपटीटर को बता दे, हो सकता है वो अपनी खुद की बिजनेस ऐसी करना चाहे, कुछ भी करना चाहे। इसलिए कहा गया है कि सारी चीजें हम उसको नहीं बता सकती, उसे हम सारे अधिकार नहीं दे सकते। हमारी मजबूरी है चलती हुई बिजनेस के अंदर, मतलब ऑन गोइंग बिजनेस के अंदर, हम एक ऐसा बंदा जो किसी पार्टनर का राइट खरीद के आया है, उसे वे सारे अधिकार नहीं दे सकते जैसे अधिकार उस पार्टनर के थे, लेकिन ऑन गोइंग बिजनेस के अंदर। ठीक, बेसिकली वही अब मैं दिखाता हूँ आपको। अब इसके दो केस होते हैं। राइट्स क्या क्या होते हैं, उनके राइट्स की बात करते हैं। सबसे पहला, चलती हुई बिजनेस, चलती हुई बिजनेस के अंदर उसके पास क्या राइट होंगे? सारे अधिकार होंगे सिवाय इनके, ट्रांसफर इज नॉट एंटाइटल, नॉट एंटाइटल मतलब ये अधिकार नहीं मिलेंगे। क्या क्या अधिकार नहीं मिलेंगे? इनके अलावा अधिकार मिलेंगे लेकिन ये अधिकार नहीं मिलेंगे। क्या अधिकार है देख लीजिए। इंटरफेयर विद द कंडक्शन ऑफ बिजनेस, अब बोला कल आज शेयर खरीद, आज वो इंटरेस्ट खरीद के आ गया, बोला है नहीं नहीं सामान यहाँ से नहीं, रॉ मटेरियल यहाँ से नहीं, यहाँ से खरीदेंगे, प्रोडक्शन ऐसे नहीं वैसे करेंगे, सप्लाई ऐसे नहीं वैसे करेंगे। अरे भाई तुम हो कौन? तुम तो शेयर खरीद के आए हो जरा सा, भले तुमने मान लीजिए कितने भी अमाउंट खरीदे, लेकिन आप इंटरेस्ट खरीद के आए हो, आप पार्टनर नहीं हो, तो हमारे निजी घर के काम में आप दखल नहीं दे सकते बेसिकली। इसलिए अब ऐसा क्यों करना पड़ा? पता चल रहा है वो दखल दे रहा है, उसे पता चल रहा है कि आप कहाँ से सस्ता माल खरीदते हो, कहाँ से सब चीजें करते हो। अब वो जाके आउटसाइड बता दे, आउटसाइडर किसी को बता देगा, तो वो सिक्योरिटी रखने के लिए कहा गया कि नहीं नहीं, चलती हुई बिजनेस के अंदर आप उसे बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करने देगी, और जब बंद हो जाएगी तो फिर तो ये वाला पॉइंट आएगा ही नहीं। दूसरा, अकाउंट्स अकाउंट आप उसे नहीं देखे, पता चला आपका अकाउंट है, उसके अंदर आपकी डिटेल है, वो डिटेल लीक करे या फिर डिटेल से कुछ मिसयूज करे, इसलिए अकाउंट को ही मना करा, इंस्पेक्शन को भी मना कर दिया। जब अकाउंट देखने का ही अधिकार नहीं दिया तो अकाउंट चेक करने की तो बात ही नहीं आएगी। तो ये है, उसे फिर बेसिकली मिलेगा क्या? वो बेसिकली प्रॉफिट कमाए, खाए, प्रॉफिट में शेयर लेगा और मजा करेगा चलती हुई बिजनेस के अंदर। ठीक, और जो प्रॉफिट है मान लीजिए उसे लग रहा है, अब हो सकता है ऐसा क्यों है, क्योंकि ऊपर तो कर दिया कि मैंने ये कह दिया कि नहीं नहीं आप बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं देख सकते। अब कुछ बंदे करने लगे चालाकी, कुछ बंदों ने क्या कहा, नहीं कहा कि हम वैसे तो नहीं देख सकते, लेकिन हमें लग रहा है कि आप हमें प्रॉफिट कम दे रहे हो। प्रॉफिट के लिए तो पार्टनर का अधिकार होता है, देख लेंगे। इसलिए बाद में ये लाइन भी ऐड कर दी गई कि अगर कोई किसी को लग रहा है कि प्रॉफिट कम या ज्यादा है तो उसे जितना है उतना ही रखना पड़ेगा, वो प्रॉफिट के लिए भी चैलेंज नहीं कर सकता चलती हुई बिजनेस के, ऑन गोइंग बिजनेस के अंदर। लेकिन अब आप मुझे बताइए, मान लीजिए बिजनेस अगर डिसॉल्व हो गई तो क्या फिर ये सिक्योरिटी वाले इशू आएगा? नहीं आएगा। तो अब जब डिसोल्यूशन हो जाता है तो फिर हम ये कुछ लिमिटेशन खत्म करते हैं। देखिए, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म और एनी रिटायरमेंट ऑफ अ ट्रांसफरिंग पार्टनर, द ट्रांसफरी विल बी एंटाइटल्ड अगेंस्ट द रिमेनिंग पार्टनर टू रिसीव द शेयर ऑफ एसेट ऑफ द फर्म टू विच ट्रांसफरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड। मतलब जो ट्रांसफरिंग, मतलब जिस पार्टनर ने अपना शेयर बेचा था, उसके पास जो एसेट थे, अब उसने अपना शेयर बेच दिया तो उसने अपनी एसेट बेच दी, बेसिकली यही बात हो गई। तो अब जो जिस पार्टनर ने उसका शेयर खरीदा है, ऐसा मान लिया जाता है कि उसने उसकी एसेट में अधिकार भी खरीद लिया। क्यों ऐसा भी क्यों हो रहा है, इसका मैं लॉजिक देता हूं। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर की, फर्म की एसेट पे पार्टनर का अधिकार होता है। फर्म की जो एसेट होती है वो उस पर पार्टनर का राइट होता है इन पार्टनरशिप फर्म। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। कंपनी के केस में आप किसी दूसरे का शेयर खरीद दो या खुद से शेयर खरीद दो, आप कंपनी के एसेट के ओनर नहीं बनते। और मान लीजिए उसे लग रहा है कि शेयर में गड़बड़ है, क्या अब ऐसे देख, अब बुक्स ऑफ अकाउंट देख सकता है, आप देखेगा। अब तो ये कोई लॉजिक ही नहीं है ना कि उसे सिक्योरिटी की दिक्कत है, बचे हुए पार्टनर को अपना कॉन्फिडेंशियलिटी की दिक्कत है। अब तो रिजोल्यूशन हो रहा है तो कहा किस बात की सिक्योरिटी, किस बात की कॉन्फिडेंशियलिटी, तो बुक्स ऑफ अकाउंट उसे दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिकली इतना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 11। ये माइनर वाला हम पढ़ चुके हैं यार, ये बार बार नहीं चलेगा, ठीक है ना, देख लेना आप इसको। भाई प्रॉफिट प्रॉफिट लेगा, बुक्स अकाउंट देख सकता है, उसके बाद स्यू कर सकता है किसी और को, और मेजोरिटी अटेंड करने के लिए के बाद 6 महीने के अंदर अंदर उसे बताना पड़ेगा फर्म को कि वो पार्टनर रहना चाहता है या नहीं।
अगर वो हाँ कहेगा तो वो उस दिन की ट्रांजेक्शन से लायबल रहेगा जिस दिन से पार्टनरशिप में वो आया था एज अ माइनर, और ना कहेगा तो तब तक लायबल रहेगा जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दे देता। बेसिकली इतनी सी बात है, आप पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 13, बट डू यू मीन बाय इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर इन अ फर्म? इम्प्लाइड या फिर इमरजेंसी वाली अथॉरिटी क्या होती है, ये भी हम कहीं ना कहीं बता चुके, फिर भी देख लीजिए। द अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर टू बाइंड अ फर्म कॉन्फ्रेंट विद दिस सेक्शंस कॉल्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी। ये इम्प्लाइड अथॉरिटी हो जाती है। कस्टम ऑफ ट्रेड है या कोई यूसेज वगैरह है तो बात अलग है, लेकिन उसके अलावा किसी भी पार्टनर को ये अधिकार नहीं दिए गए। अगर कस्टम माने ऐसा चला रहा है, मतलब जब से पार्टनरशिप फर्म बनी है, मान लीजिए देखिए ये लिखा है कि कोई भी पार्टनर अपने खुद के नाम पे अकाउंट खोल के फर्म की ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता, ये लिखा हुआ है, तो ये मना है। नोट एम्पावर मतलब मना है। लेकिन कस्टम क्या है, मान लीजिए जब से पार्टनरशिप बनी थी, जब से ये अपने ही अकाउंट से चीजें कर रहा था और बचे हुए पार्टनर कोई दिक्कत नहीं है, तो कस्टम चला रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, चलो भाई करते रहो। लेकिन अगर कस्टम नहीं है तो फिर आप ये काम नहीं कर सकते। ठीक, उसके बाद सबमिट डिस्प्यूट आप नहीं कर सकते, एर्बिट्रेशन में नहीं कर सकते डिस्प्यूट सबमिट। उसके बाद कॉम्प्रोमाइज वगैरह नहीं कर सकते, विड्रॉल भी नहीं कर सकते किसी चीज का, सूट का या प्रोसीडिंग का। उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी अपने नाम पे नहीं खरीद सकते फर्म के लिए, ट्रांसफर भी नहीं कर सकते फर्म की इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप खुद अकेले। एंड उसके बाद आप पार्टनरशिप फर्म में किसी भी पार्टनरशिप फर्म में एंटर नहीं कर सकते फर्म के बिहाफ में। तो बेसिकली इतना था। अब ये फिर से वही क्वेश्चन आया बालक वाला, तो इसे मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ वैसे, क्योंकि ये वैसा कुछ नहीं है, फिर भी देख लीजिए। वेदर ए माइनर में बी एडमिटेड द बिजनेस ऑफ अ पार्टनर ऑफ फर्म, क्या माइनर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर बन सकता है? यस। एक्सप्लेन द लायबिलिटी ऑफ अ माइनर, लायबिलिटी बता दीजिए। बिफोर अटेंडिंग मेजोरिटी और आफ्टर अटेंडिंग मेजोरिटी। बिफोर अटेंडिंग मेजोरिटी क्या होती है? लायबिलिटी होती है लिमिटेड, लिमिटेड यानी कि उसके शेयर के अमाउंट तक होती है लिमिटेड। पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती, मतलब माइनर की पर्सनल एसेट नहीं दे सकते। उसके बाद माइनर को इंसॉल्वेंट भी नहीं घोषित करा जा सकता। ठीक, तो ये तीन चीज हो गई ड्यूरिंग दी माइनॉरिटी। अब वो बनेगा मेजोरिटी। जब वो मेजोरिटी में आएगा तो 6 महीने के अंदर अंदर बताना पड़ेगा कि वो हाँ कहेगा या ना कहेगा। अगर वो हाँ कहेगा तो उस दिन के बाद के सभी ट्रांजेक्शन के लायबल रहेगा जिस दिन वो ऐसा माइनर एडमिट हुआ था। लेकिन ठीक, अगर वो कह रहा है ना, तो जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देता, जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देगा तब तक उसकी लायबिलिटी चलती रहेगी। ठीक, मतलब जैसे ही माइनर मेजर बनता है ना, उसे एक जनरल पार्टनर के शूज में डाल दिया जाता है। अब ये मान के चलो बेसिकली, ये भी इजी है, इसमें भी कुछ नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ये PYQ में 19 का क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर XYZ एन एसोसिएशन है, एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 3 पार्टनर है X, Y एंड Z एज अ सीनियर पार्टनर। वर इंगेजिंग इन ए बिजनेस ऑफ कारपेट मैनेजमेंट, मतलब कारपेट बनाते हैं, कारपेट मतलब कालीन बनाते हैं। एंड एक्सपोर्टिंग टू द फॉल, और भैया बंदे तो एकदम कहर बंदे हैं। बंदे बोल रहे हैं कि नहीं नहीं बहुत हो गया देश बेस में, अब हम विदेश में अपना माल बेचेंगे, चाइना को अपना कारपेट बेचेंगे। तो ऐसा करके ये विदेश में बेचते हैं। ऑन 25 अगस्त 2016 दे इंट्रोड्यूस जी, तो उन्होंने 25 अगस्त 2016 को जी को एडमिट करा अपने पार्टनरशिप में ऐसा पार्टनर। एंड एक्सपर्ट इन दी, और बाद में उसे धक्के मार दिए। पहले एडमिट करा और फिर कुछ दिनों बाद उसे, नहीं एक्सपर्ट नहीं, एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ द कारपेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। तो जो बंदा था, बंदा बढ़िया था, कारपेट की जो डिजाइनिंग डिजाइनिंग होती है या बाकी चीज होती है उसमें एक्सपर्ट था। इसलिए हमने सोचा कि यार वैसा बंदा हमें चाहिए, हमारे जब बिजनेस ही कारपेट की है तो एक बढ़िया बंदा होगा, एक स्ट्रॉन्ग बंदा हमारे साथ खड़ा होगा बैकअप में, तो हम उस बंदे पे भरोसा कर सकते हैं, या फिर कहें तो हम उस बंदे की वजह से ग्रो कर पाएंगे। लेकिन ये बंदा निकला गद्दार। 10 जनवरी 2018 को ये पता चला, यानी कि लगभग 2 साल होने में काफी टाइम था, मतलब यानी 1.5 साल के आसपास पता चल गया कि ये बंदा गद्दार है। मिस्टर वाई वाज बिलेम्ड, बिलेम्ड माने इसने, बिलेम्ड माने के एक्स ने बिलेम, मतलब इसने जी ने बिलेम करा, बिलेम्ड माने किसी और ने। मिस्टर जी वाज बिलेम्ड फॉर अनऑथराइज्ड एक्टिविटी, मतलब अनऑथराइज्ड गतिविधियां, मतलब जो गतिविधि ऑथराइज नहीं थी वे वाली चीजें कर रहा था। एंड एक्सपल्ड फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, और जब उन पार्टनर को दिखा कि इस 10 जनवरी 2018 को दिखा उन पार्टनर को कि नहीं नहीं यार ये बंदा ठीक नहीं है, गद्दारी कर रहा है, हमारे साथ धोखा दे रहा है, उन्होंने उसे कहा कि आइए दोस्त आइए थोड़ा बाहर को घूमने चले। और जैसे गेट पर गया पीछे से ठग, मतलब मार के लात भगा दिया, जाओ निकलो यहाँ से। अब वो पार्टनर कह रहा है यार ये हुआ क्या मेरे साथ, क्यों मुझे एक्सपर्ट करा।
अब आप मुझे बताइए, एग्जामिन वेदर द एक्शन ऑफ पार्टनर इज जस्टिफाइबल और नॉट, क्या जो पार्टनर ने करा वो सही है कि नहीं है। उसके बाद अब जब किसी को धक्का मारेंगे, किसी पार्टनर को बाहर फेंकेंगे अपनी पार्टनरशिप फर्म से, तो उस केस में क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है, दो चीज आपको बतानी। अब एक्सपल्शन है, ये सेक्शन नंबर 33 के अंदर डिटेल में दिया है, तो एक्सपल्शन पढ़िए। इसमें तीन चीजें होती हैं, देखिए इसमें तीन चीजें होनी जरूरी है। ऑल, ये तो ट्रू टेस्ट की, इससे पहले की तीन चीजें कहाँ गई भाई, ये रहा। अरे भाई इसमें भी एक चीज मिसिंग है, तो ये थोड़ा उसके आंसर, सजेस्टेड आंसर में मिसिंग है, लेकिन आपको बताओ इसमें तीन चीजें होती है। एक तो डीड के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए, उस फर्म की डीड के अंदर ये वाला पॉइंट लिखा होना चाहिए कि कोई भी पार्टनर चाहे, कि पार्टनर चाहे, कोई भी नहीं, कि पार्टनर चाहे तो किसी भी पार्टनर को धक्का मार के भगा सकते हैं अपनी डीड, अपनी पार्टनरशिप फर्म में से, ऐसा उनकी डीड के अंदर लिखा होना चाहिए, पहला पॉइंट है वो। दूसरा पॉइंट, मेजोरिटी मिलनी चाहिए पार्टनर्स की, यानी कि जितने पार्टनर वाले चार है तो चार में से तीन की सहमति मिलनी चाहिए कि एक पार्टनर को निकाल दो, ठीक। उसके बाद एक्सेप्ट एक्सरसाइज इन गुड फेथ, गुड फेथ होना चाहिए, ये दूसरा एलिमेंट है मेजोरिटी का, और गुड फेथ का तीसरा है। और पहला एलिमेंट क्या है कि उनकी डीड के अंदर वो चीज लिखी हुई होनी चाहिए, डीड वाला एग्री चीज यहाँ मिसिंग है, तो सॉरी फॉर डेट, मैंने तो क्या करा वहां से सजेस्ट आंसर से ही लिया था, तो आप इसमें डीड वाला पॉइंट भी लिख देना, ठीक है ना। ये रहा ऑफ पावर कन्फाइंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, लिखा है ये इन्होंने थोड़ी सिक्वेंसिंग बिगाड़ दी, ये है पहला, कि उनके कॉन्ट्रैक्ट यानी कि उनकी डीड के अंदर लिखा होना चाहिए कि उनके पास ये पावर है कि किसी बंदे को भी धक्का मार के भगा सकते हैं अपनी पार्टनरशिप फर्म से, ठीक। तो ये तीन चीज होनी चाहिए। अब क्या इसमें एक चीज आप समझ गए होंगे, देखिए मेजोरिटी का मतलब आप समझते हैं कि 3/4, डीड का मतलब भी आप समझते हैं कि लिखित में होना चाहिए कि उनको निकाल सकते हैं, लेकिन ये गुड फेथ आपके लिए नया है, इसलिए गुड फेथ के इस सेक्शन के लिए गुड फेथ की डेफिनेशन भी दी गई है, क्योंकि गुड फेथ की आपके लिए नया है इसलिए बताया गया गुड फेथ इस सेक्शन के लिए क्या है। गुड फेथ के अंदर फिर से तीन चीज आई, ये भी ऑल है, ऊपर वाली भी तीनों कंडीशन है, ये भी तीनों ऑल है। एक्सपल्शन करने जो है वो पार्टनरशिप फर्म की इंटरेस्ट, मतलब पार्टनरशिप फर्म के फायदे के लिए, वो बंदा अगर नहीं निकलता तो पार्टनरशिप फर्म को नुकसान होता, इसलिए हमने उसको निकाला, ऐसी कंडीशन होनी चाहिए। यहाँ पे नुकसान हो रहा था कि वो फ्रॉड कर रहा था, तो उसको निकालना जरूरी था। दूसरा, एक्सपल करने से पहले उसे एक नोटिस दे देना कि भाई हम तुझको निकालने वाले हैं। एंड तीसरा, उसे एक अपॉर्चुनिटी दे देना कि वो आपको प्रूफ करने की कोशिश कर सके कि उसने कुछ गलत करा नहीं है। अगर वो प्रूफ कर पाया आपको कि उसने गलत नहीं करा, तो फिर उस केस में आप उसको नहीं निकाल सकते। तो ये गुड फेथ के लिए ये तीन कंडीशन है, और खाली गुड फेथ से काम नहीं चलेगा, गुड फेथ के अलावा की दो कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी जाके किसी बंदे को कोई पार्टनरशिप फर्म निकाल सकती है। तो एक्शन टेकन बाय दिस जस्टिफाइबल है, क्यों, क्योंकि क्यों जस्टिफाइबल है, क्योंकि इसे दूसरे पार्टनर ने अप्रूव भी करा है और ये गुड फेथ में भी है, ऐसा हम मान है, क्योंकि फर्म के इंटरेस्ट में, अरे ये मान है नोटिस बोटिस दे दिया होगा, ठीक, ये हम मान के चले, असम्पशन ले रहे हैं। दूसरा, अब बताइए क्या क्या ध्यान रखना है, तो ध्यान क्या रखना है, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा अच्छे तरीके से देखिए, आप इसको ना, ये जो आपको ये वाली लाइन जो लिखी है ना, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट, ये एक सेकंड, अरे भाई ये जो लिखा है ना, ये शुरू की तीन लाइन, इसको आप काट दो, मैं बताता हूँ आपको क्या, ये वाली लाइन आप काट देना, ठीक। सेक्शन नंबर 33 याद रखना, बस बाकी काट देना, और इसकी जगह आपको ये लिखनी है स्टार्टिंग में भी ये तीन पॉइंट लिखने हैं, ये वाले तीन पॉइंट, क्या क्या तीन पॉइंट है, पावर उसकी डीड के अंदर होनी चाहिए, इस तरीके से पॉइंट बना के लिख देना, दूसरा मेजोरिटी मिलनी चाहिए, और तीसरा गुड फेथ में होना चाहिए। तो बेसिकली ये वाला अपना क्वेश्चन था। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 16 किस बात कर रहा है, चलिए पढ़ते हैं। PQRS थे पार्टनर एक फर्म के अंदर, वी डील इन द ट्रेडिंग ऑफ वॉशिंग मशीन बनाने की ब्रांड थी इनकी। ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ व्यू ऑफ द पार्टनर, PNQ डिसाइडेड टू लीव, कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया जिसकी वजह से PNQ पार्टनरशिप हम छोड़ के चले गए, और कंपटीशन की में अपना बिजनेस डाल दिया, अपना खुद का वॉशिंग मशीन का बिजनेस डाल दिया। क्या वे ऐसा कर सकते हैं? हाँ, पार्टनरशिप फर्म के सेक्शन नंबर 36 के अंदर ये राइट है पार्टनर के पास कि पार्टनर चाहे तो किसी पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के उसकी कंपीटिंग बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस करते हुए उन्हें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। बेसिकली तीन चीजें मैं आपको बता दूं। पहला क्या है कि वे उसका नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते पुरानी फर्म का, सॉरी सॉरी। दूसरा क्या है कि वे कहीं अपने आप को ऐसा नहीं दिखा सकते कि वे पुरानी फर्म के पार्टनर अभी भी हैं, मतलब अब अगर वे कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो ऐसा खुद को ऐसा रिप्रेजेंट करें कि वे अब नई फर्म के पार्टनर हैं। एंड तीसरा था उसमें कि वे जो भी करेंगे उस रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। तो अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हुई, उस केस में कोई भी बंदा कंपीटिंग बिजनेस डाल सकता है।
ठीक है ना, तो आप पढ़ लेते हैं। 31 जुलाई 2019 इन द नेम ऑफ मिसेस PQR, मतलब अपनी कर की कॉलेज, लेकिन नाम तो अलग है। PQRS था इसका, इसका है PQN कंपनी, तो थोड़ा अलग है। और RS बिजनेस चला रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, तो नाम तो अलग है, तो नेम वाला तो नेम तो आइडेंटिकल है नहीं। बाकी कोई गड़बड़ करी? जस्ट ये बाकी तो कोई गड़बड़ नहीं करी ना? नहीं, बाकी सब चंगा है, नाम भी आइडेंटिकल नहीं है और बाकी चीजें भी ठीक है, तो मुझे तो कोई दिक्कत लग नहीं रही इसमें। देख लेते हैं और पढ़ लेंगे क्या कर सकते हैं कंप्यूटिंग बिजनेस, देख लेते हैं। राइट टू आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन द कंप्यूटिंग बिजनेस, सेक्शन नंबर 36 के अंदर बताया गया है। सबसे पहला एन आउटगोइंग, ये 3 थे क्या, इसमें 2 ही हैं। अच्छा, ये पहले एक्सप्लेनेशन करेगा ना प्रोविजन की, ठीक ठीक ठीक। तो पहली बात, पहला है ये वाला, ये है ना, क्या स्टार्ट कर सकते हैं कंप्यूटिंग बिजनेस, उसके बारे में बताया गया है। एन आउटगोइंग पार्टनर के पास अधिकार है कि वो चाहे तो कंप्यूटिंग बिजनेस चालू कर सकता है, ठीक है ना, बट उसे कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या? वो ये काम नहीं कर पाता। क्या काम नहीं कर सकता? वो फर्म का नेम यूज नहीं कर सकता, खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, और तीसरा, मैं शायद कुछ गलत बोल गया था, ध्यान रखना कि जो फर्म के कस्टमर, हाँ मैंने वही बोला था, रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में भी तो यही चीज होती है। देखो, रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में बेसिकली क्या होता है, रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में ये होता है कि आप हमारे कस्टमर को सोलिसिट नहीं कर सकते, या आप हमारे जैसा आइडेंटिकल बिजनेस नहीं कर सकते। रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड थोड़ा बड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर एक कॉन्सेप्ट ये भी आता है कि आप फर्म के क्लाइंट को सोलिसिट नहीं कर सकते। तो मैंने थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट बता दिया था, लेकिन आज इसमें थोड़ा नैरो मान लीजिए कि उस फर्म के कस्टमर को सोलिसिट नहीं कर सकते जिस फर्म को आप छोड़ के आ चुके, ठीक है ना, ये काम आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, तो ये सब चीजें हैं, तो बेसिक सी चीज है, इसमें कोई लोड है नहीं। अब देखते हैं दूसरा, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन केसेस ऑफ शेयर सब्सिक्वेंट। देखिए, इसमें दूसरी चीज और थी, इसमें 2 क्वेश्चन मिक्स करे गए थे, 2 कॉन्सेप्ट मिक्स करे गए। एक तो यार राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर था, दूसरा वो था कि राइट ऑफ एंटाइटल ऑफ द प्रॉफिट ऑफ इफ फाइनल सेटलमेंट इज नॉट अगर, जब तक फाइनल सेटलमेंट नहीं होती, और वो पार्टनर के अभी फाइनल सेटलमेंट नहीं हुई और बचे हुए पार्टनर बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, तो उस केस में क्योंकि उसके एसेट यूज कर रहे हैं, इसलिए उसका प्रॉफिट में भी हिस्सेदारी रहती है। बेसिकली इतना बात है, ये आप देख लेते, ये हम पढ़ चुके, किसी पहले क्वेश्चन में आई थिंक कर चुके थे। ये क्या हुआ भाई? अरे 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 भाई भाई भाई, जस्ट अ मिनट यार, पीसी को क्या हो रहा है यार? ये आजा आजा आजा, कोई नहीं, होता है, कभी कभी होता है, कुछ कुछ होता है जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं सेक्शन नंबर 37 के बारे में। इसके बारे में बेसिकली बताया गया है, चाहे डेथ हो या अदरवाइज हो, अगर आप उसकी फाइनल सेटलमेंट नहीं करोगे, तो जब तक आप उसकी एसेट का मजा ले रहे हो, तब तक उसे आपको प्रॉफिट का मजा देना पड़ेगा। बेसिक सी इतनी बात है, जब तक आप किसी पार्टनर की एसेट इस्तेमाल करोगे, आपको उसे प्रॉफिट का हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। जिस दिन आपने उसकी फाइनल सेटलमेंट कर दी, उसकी एसेट वैसेट नहीं रखी, उस दिन के बाद आप उसके पास कोई अधिकार नहीं रहता कि वो आपसे प्रॉफिट मांग सके। ये बेसिक सा पढ़ लेना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, MNP वर्क पार्टनर इन अ फर्म। MNP 3 बंदे हैं जो एक फर्म के अंदर पार्टनर है। फर्म ऑर्डर JR लिमिटेड टू सप्लाई द फर्नीचर। फर्म ने एक ऑर्डर डाला फर्नीचर वाले के पास कि आप हमें फर्नीचर भेजिए। पी मर गया, पी की डेथ हो गई ऑर्डर देने के बाद। अभी पी के सामने कोई गुड बुड नहीं है, पी ने सिर्फ ऑर्डर दिया था, जिस टाइम ऑर्डर दिया था उस टाइम पी था, लेकिन अब पी की हो चुकी डेथ, पी का हो गया RIP। उसके बाद एम और एन चला रहे थे बिजनेस, कोई दिक्कत नहीं, सेम फर्म नेम पे, बिना रिकंस्टिट्यूशन के। द फर्म डड नॉट गिव अप एनी पब्लिक नोटिस अबाउट पी डेथ। देखिए गलती कितनी बड़ी है, पी तो पब्लिक नोटिस, अच्छा वैसे दैट के केस में तो नोटिस आता नहीं, ठीक है चलिए मान लिया कि पी तो नोटिस दे नहीं पाता, ठीक है ना, और द पर्सन डीलिंग विद द फर्म, तो पब्लिक ने, उन्होंने भी नहीं बताया कि पी मर गया, और पी मर चुका तो वो खुद से नोटिस भी नहीं दे सकता। द फर्नीचर वाज डिलीवर्ड, यार ये चल क्यों नहीं रहा भाई, द फर्नीचर वाज डिलीवर्ड टू अ फर्म आफ्टर पी डेथ, तो पी के मरने के बाद फर्नीचर फर्म के पास आया। फैक्ट अबाउट दिस हिज डैड वाज नोन टू देम एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, लेकिन जब उन्हें फर्नीचर डिलीवर करा डिलीवरी वाले, तब उसे पता था कि पी मर चुका। जब वो डिलीवरी करने रास्ते में आ रहा था, जब उसे किसी ने बता दिया होगा या कैसे भी तरीके से उसे पता चल गया कि डी अब नहीं रहा, या डी बोला सॉरी, पी अब नहीं रहा। अदर आफ्टरवर्ड द फर्म बिकम इंसॉल्वेंट, और वो डिलीवरी करने के बाद जो फर्म है वो बन चुकी इंसॉल्वेंट।
एंड फेल टू पे नोटिस, पे नोटिस बोला सॉरी, फेल टू पे पेमेंट, पे मतलब फेल टू पे अमाउंट द प्राइस ऑफ द फर्नीचर टू डे के। अब हमें कुछ चीजें पूछी है, बेसिकली क्या है, चार पार्टनर थे, नहीं तीन पार्टनर, मान तीन पार्टनर थे, तीन पार्टनर ने जब एक ट्रांजेक्शन करी, फर्नीचर वाले से कहा फर्नीचर भेज दो, फर्नीचर वाले ने कहा कि ये साफ फर्नीचर बनने में टाइम लगता है, कुछ आपको 10-20 दिन रुकना पड़ेगा, लॉजिकल बात है। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब वे डील करके आ रहे थे, रास्ते में आ गए या किसी भी तरीके से एक पार्टनर की डेथ हो चुकी, तो बचे अब दो पार्टनर बिजनेस चला रहे हैं। अब वो जिसकी डेथ हो चुकी वो तो पब्लिक नोटिस दे ही नहीं पाएगा, क्यों नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके वो तो अब जिंदा ही नहीं है। तो क्या फर्म को पब्लिक नोटिस देना था, और अगर उसने नहीं दिया तो क्या वो इस ट्रांजेक्शन के लिए लायबल रहेगा, जे वो पूछ रहा है, जी नहीं सॉरी पी जिसकी डेथ हुई है। तो क्या पी की प्राइवेट एसेट इस ट्रांजेक्शन के लिए लायबल रहेंगी कि नहीं, सबसे पहले तो आपको ये बताना है। Since the delivery of furniture was made after the P's death, his estate will not be liable for the debt of the firm. A suit for a good sold and delivered will not lie against the representation of the deceased partner. This is because have no debt, क्योंकि उसके सामने गुड नहीं है इसलिए उसकी कोई डेप्ट नहीं है। ठीक, बेसिकली इतनी बात आप मान के चलिए, तो कोई डेप्ट वेप्ट नहीं आएगी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रोविजन पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। वेदर डज इट मेक एनी डिफरेंस इफ जेके सप्लाइड द गुड फर्नीचर ऑफ to the firm believing that all the three partners are alive? अगर क्या फर्नीचर वाले को ये लग रहा है कि सारे पार्टनर जिंदा हैं, तो क्या उस केस में भी डिफरेंस होगा? नहीं, उस केस में कोई डिफरेंस भाई। देखिए, मरे हुए पार्टनर को पब्लिक नोटिस नहीं देना पड़ता, वो डिस्चार्ज हो जाता है मरने के साथ ही, ठीक है ना। आप इसको पढ़ लेना, इजी क्वेश्चन है। तो बेसिकली यहाँ तक हमारा था क्वेश्चन नंबर 7। अभी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आज, इसके बाद अब आगे करेंगे फिर कल की लेक्चर में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एक्स इंट्रोड्यूस टू बेनिफिट ऑफ पार्टनर ऑफ दिस, मतलब एक्स को एज अ बेनिफिशियल पार्टनर इंट्रोड्यूस करा गया है, मतलब एक्स कहीं ना कहीं बच्चा होगा। फिर ये माइनॉरिटी वाला क्वेश्चन, ये जो है ना माइनॉरिटी वाला मतलब माइनर पार्टनर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार आता है, देख लीजिए आप, देखिए कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो माइनर पार्टनर वाला क्वेश्चन है ये, मैं मान रहा हूँ इसको आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, किसे कई बार हम कर चुके, पढ़ लेना इसको, इजी है। ठीक, अब चलिए मिलते हैं लेक्चर, अगले लेक्चर में। एक काम करते हैं, आज यही वाइंड अप करते हैं, इसके बाद का हम क्वेश्चन नंबर 9 जिससे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कर लेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, अपना और अपनों का ख्याल रखें। ठीक।